नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में बतला रही हूँ। महर्षि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 को त्रिवेश के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था, जिसे उस समय यूरोप में नीची निगाहों से देखा जाता था और उस पर तरह तरह के प्रतिबंध भी लगते रहते थे। इन्हीं सब कारणों से मार्क्स के पिता ने सन 1824 में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। यद्यपि मार्क्स को यहूदी धर्म से किसी प्रकार का प्रेम न था और वे ईसाई भी नाम मात्र के लिए ही थे, तो भी न्याय की दृष्टि से वे यहूदियों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को बुरा समझते थे और जब कभी मौका आता उसकी कड़ी आलोचना करते थे। मार्क्स के पिता उन्हें अपनी ही तरह वकील बनाना चाहते थे और 18 वर्ष की अवस्था में बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में उनका दाखिला भी हो गया, परंतु उनकी रुचि आरंभ से ही कविता और दर्शन के प्रति थी, जो एक प्रकार से कानून के विपरीत विषय हैं। सन 1838 में उनके पिता जो थे वो गुजर गए, तब उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी और बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन उन्होंने किया। इसी काल में वे हीगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। सन 1839 से 1841 में उन्होंने दीमाक्रितस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। उनकी इच्छा थी कि वे किसी बड़े विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के व्याख्याता बनकर इस विषय में जहाँ तक संभव हो अधिकतम प्रगति करें, परंतु उन दिनों जर्मनी के विश्वविद्यालयों में मार्क्स के समान स्वतंत्र प्रकृति के मनुष्य को स्थान मिल सकना असंभव था। अतः स्वतंत्र लेखन व्यवसाय करने के अतिरिक्त उनके पास और कोई मार्ग नहीं था। एक लेखक या पत्रकार की हैसियत से उन्होंने सर्वप्रथम राइनिश जितुंग का संपादन किया, परंतु इस कार्य को वे 5 महीने तक ही कर सके, क्योंकि उन्हें सरकारी दमन नीति का शिकार होकर जर्मनी से भागना पड़ा। फ्रांस जाकर वे विशेष रूप से साम्यवाद का अध्ययन करने लगे और साथ ही साथ मजदूरों और क्रांतिकारी नेताओं से भी संपर्क बढ़ाने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने इतिहास और समाज के मूलभूत सिद्धांतों की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। उन्हीं दिनों उन्होंने न्याय दर्शन पर एक निबंध लिखा, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण और स्वतंत्र विचारों से भरा हुआ था। इसमें मार्क्स ने प्रश्न उठाया कि कौन सा दल जर्मनी का उद्धार कर सकता है, और इसका स्वयं ही उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा, देश में क्रांति और उसका उद्धार उस दल के द्वारा कैसे हो सकता है जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ हो। जो दल वर्तमान धन सत्तावादी समाज के अंदर होगा, पर जिसका अस्तित्व धनी लोगों से पृथक रहेगा, वही वर्तमान सामाजिक प्रणाली को तोड़ सकेगा। टूटने के फल से श्रमजीवी दल की उत्पत्ति होगी और उसके द्वारा एक नवीन सामाजिक प्रणाली का उदय होगा। श्रमजीवी दल का आविर्भाव उद्योग धंधों की वृद्धि के लिए ही होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक दरिद्रता द्वारा ही नहीं, वरन कृत्रिम रूप से पैदा की हुई दरिद्रता द्वारा ही होती है। जब मार्क्स ने जर्मनी में विद्रोह फैलाने के लिए ऐसे प्रचार आरंभ किए, तो वहाँ की सरकार चौकन्नी हो गई और उसने फ्रांस की सरकार से शिकायत की। फ्रांसीसी सरकार ने मार्क्स को अपने यहाँ से निकल जाने की आज्ञा दे दी। इस पर वे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स चले गए और वहाँ पर वे मजदूरों के संगठन की, वहाँ जाकर के भी वो ये काम करने लगे, उनकी चेष्टा करने लगे मजदूरों को संगठित करने की, और लीग ऑफ जस्टिस न्याय संघ नामक संस्था में शामिल होकर यूरोप के समस्त देशों में उसके प्रचार कार्य करने की चेष्टा करने लगे। इस संस्था का प्रधान कार्यालय लंदन में था। सन 1847 में जब उनका एक प्रतिनिधि मार्क्स से मिला, तो वे उसमें शामिल होने को तैयार हो गए और उस संस्था का नाम बदलकर लीग ऑफ कम्युनिस्ट रखा गया। इसमें भाग लेने वाले अधिकांश विदेशों में काम करने वाले जर्मन मजदूर ही थे और वे मार्क्स के प्रचारित सिद्धांतों में श्रद्धा रखकर उनके कार्य में सहायता देने को सदैव तत्पर रहते थे। इस
इस संस्था की तरफ से पहली अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सभा सन 1847 में लंदन में की गई, जिसमें यूरोप के प्राय सभी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनकी तरफ से एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें संसार के मजदूरों की स्थिति और उनकी मांगों के संबंध में कुछ मूल बातें दी गई थी। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि वर्तमान समय में दुनिया के व्यापारिक क्षेत्र में जो पूंजीवादी प्रथा फैली हुई है, उसके फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बटा है। पहला पूंजीपति यानी मालिक और दूसरा श्रमजीवी यानी मजदूर वर्ग। कुछ समय तक ये दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, पर शीघ्र ही ऐसा अवसर आ जाता है जब उनके स्वार्थ एक दूसरे से टकराने लगते हैं। पूंजीपति अपने को कल कारखाने का एकमात्र मालिक मानकर अधिक से अधिक नफा कमाने का उपाय करते रहते हैं और खर्च को घटाने की कोशिश करते हैं। उधर मजदूर समझता है कि उद्योग धंधों के विकास में उसका भी पूरा हाथ है, क्योंकि अधिक माल बनने या पैदावार की वृद्धि उसके श्रम पर ही तो निर्भर है। परंतु वर्तमान समय में जायदाद संबंधी जो नियम समाज में प्रचलित है, उनके अनुसार तैयार होने वाली सामग्री पर अधिकार पूंजीपति का ही रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर में 100 मन अनाज उत्पन्न करता है, वह वर्ष भर आधा पेट या चौथाई पेट खाकर गुजर करता है, और जो व्यक्ति कारखाने में प्रतिदिन 30-40 गज कपड़े तैयार करता है, वह वस्त्रों के अभाव में चिथड़ा लपेटकर काम चलाता है। इन सब के बावजूद मालिक अधिक से अधिक नफा कमाने के लिए उनसे काम के घंटे बढ़ाने और अधिक तेजी से काम करने हेतु उन्हें डांटते हैं। इससे उनकी शक्ति अधिक व्यय होती थी और इस कारण श्रमजीवियों में असंतोष फैलने लगा। वे संगठित होकर अपनी दशा सुधारने की चेष्टा करने लगे। जब पूंजीपतियों पर मजदूरों का दबाव पड़ने लगा, तो ऐसी ऐसी मशीनें तैयार की जाने लगी जिन पर हर व्यक्ति सहजता से काम कर सके। ऐसी स्थिति में जो मजदूर अपने अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करते, उनको हटाकर उनके स्थान पर औरतों और बच्चों को भर्ती किया गया, ताकि कम पैसे से मने काम चल सके। इस प्रकार उद्योग धंधों की वृद्धि तो हो गई, परंतु मजदूरों की आर्थिक दशा गिरती चली गई। जब पूंजीपति वर्ग की संपत्ति इस प्रकार दिनों दिन बढ़ने लगी, तो उसका कुप्रभाव सामान्य जनता पर, विशेषतया अल्प साधन संपन्न लोगों पर बहुत बुरा पड़ा। मार्क्स और उसके सहयोगियों ने जब इन सभी परिस्थितियों पर विचार किया, तो वे इसी सिद्धांत पर पहुंचे कि इस दुरावस्था का कारण पूंजीपतियों का अनुचित नफा और जीवनोपयोगी सामग्री के वितरण की गलत व्यवस्था है। एक तरफ व्यापारी लाखों मन अनाज गोदामों में बंद कर देते हैं, ताकि महंगी होने पर उसे अधिक से अधिक दामों में बेचें, और दूसरी तरफ गरीब अन्नाभाव से आधा और चौथाई पेट खाकर जीवन बसर करते। इस तरह होते होते संसार का बाजार गिने चुने लोगों के हाथ में आ जाता है। इस स्थिति को सुधारने का उपाय यही है कि वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। मार्क्स केवल साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करके ही चुप नहीं रहे, वरन वे इसे लागू करने के लिए बल प्रयोग के भी समर्थक थे, और अवसर आने पर उन्होंने फ्रांस तथा जर्मनी के क्रांतिकारी संघर्षों के मौके पर स्वयं पहुंचकर उनको बढ़ाने और सफल बनाने की भी पूरी कोशिश की। जन समूह के अंतः प्रदेश में क्रांति का जो गंभीर निनाद होता रहता था, उसको सुनने के लिए वे सदैव कान खोले रहते थे। सन 1842 में इंग्लैंड के श्रमजीवियों की विशाल हड़ताल हुई। इसके 2 वर्षों बाद सिलिसिया के कपड़ा मजदूरों ने बलवा कर दिया। सन 1845 और 46 में जर्मनी में साम्यवाद का जोर बहुत बढ़ गया। इस आकस्मिक परिवर्तन का मुख्य कारण यूरोप में कल कारखानों की वृद्धि और उनके संपर्क से रेल तार आदि का शीघ्रतापूर्वक निर्माण किया जाना था। जैसे जैसे उद्योग धंधों की वृद्धि होने लगी, वैसे वैसे जनता में दरिद्रता बढ़ने लगी। फरवरी 1848 में यूरोप में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पत्रिका प्रकाशित हुई, और उसके बाद से यूरोप में क्रांति की आग जो थी वो बहुत तेज भड़क उठी। फ्रांस में पुराने शासन को लौटा दिया गया और उसकी जगह एक अस्थायी सरकार कायम हुई।
जर्मनी में भी राजसत्ता के विरुद्ध जगह जगह उपद्रव होने लगे। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जनता ने प्रजातंत्रवादियों पर आक्रमण करके उनको अपमानित किया। इन दिनों मार्क्स ब्रुसेल्स में ही निवास कर रहे थे और जर्मन सरकार के बार बार कहने पर भी बेल्जियम के अधिकारियों ने उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। पर बाद में उनको अपनी नौकरी का ही भय होने लगा, तब उन्होंने मार्क्स को गिरफ्तार करके तुरंत उस देश से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। बेल्जियम को छोड़कर मार्क्स पेरिस पहुंचे और वहां भी श्रमजीवी आंदोलन की वृद्धि के लिए प्रयत्न करने लगे। इसी समय जर्मनी में हलचल बहुत बढ़ गई और मार्क्स ने अपना यह कर्तव्य समझा कि वे किसी प्रकार के खतरे की परवाह किए बिना वहां जाकर उसकी सफलता के लिए उद्योग करें। वे अपने संगी साथियों को लेकर कोलोन नगर पहुंच गए और न्यू राइनिस जीतुंग नाम से एक दैनिक पत्र प्रकाशित करने लगे। उधर जर्मनी का न्याय विभाग उनके लेखों को, जो लेख लिखते थे, उसको बराबर गैर कानूनी करार देता रहा और सरकारी वकील दूसरी तरफ उनके ऊपर मुकदमा चलाने की सलाह देते रहे। उन पर 2 बार मुकदमा भी चलाया गया, पर ज्यूरी ने उन्हें निर्दोष कहकर छोड़ दिया। अंत में जब राइनलैंड के प्रांत में सरकारी सेना बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठी कर ली गई और वहां की क्रांति दबा दी गई, तब सरकारी अधिकारियों ने उन्हें जबरदस्ती बंद कर दिया। न्यू राइनिस जीतुंग का जो अंतिम अंक था वो 18 मई 1849 को रक्त अंक नाम से प्रकाशित हुआ, जो लाल रंग के कागज पर छापा गया। हालांकि न्यू राइनिस जीतुंग को जीवित रखने के लिए मार्क्स को अपना सर्वस्व स्वाहा कर देना पड़ा। सरकारी दमन नीति का सामना करने में अखबार के ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। मार्क्स ने अपना सब कुछ बेचकर कर्जदारों के 15,000 रुपये चुकाए और फिर खाली हाथ पेरिस के लिए रवाना हो गए। पर वहां भी अब लाल प्रजातंत्र के बजाय क्रांति विरोधी दल का बोलबाला हो चुका था। सन 1867 में जर्मनी के शासकों ने मार्क्स के एक मित्र द्वारा अपने यहाँ उनको नौकरी, सरकारी पत्र का संवाददाता बन जाने के आग्रह किया। इस काम से उनको आमदनी भी काफ़ी हो सकती थी और उनका आर्थिक संकट भी दूर हो सकता था। परंतु साथ ही साथ इसका सीधा अर्थ यह भी था कि मार्क्स अपने जीवन सिद्धांतों को तिलांजलि दे दें। मार्क्स ने जर्मन सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वे सांसारिक सुखों के लिए अपने सिद्धांतों का खून कदापि नहीं कर सकते थे। मार्क्स की पत्नी भी एक आदर्श महिला थी। वह बहुत धनाढ्य घर की पुत्री थी, पर मार्क्स के साथ घोर अभाव में भी रहकर उसने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। मार्क्स की 6 संतानें हुई थी, जिनमें से 2 लड़के और एक लड़की का बचपन में ही देहांत हो गया। इनकी मृत्यु का कारण भी मार्क्स की कंगाली ही थी कि उचित इलाज नहीं हो सका। जब मार्क्स के मूसा नामक लड़के का देहांत हुआ तो उसकी अंत्येष्टि करने के लायक भी रुपए घर में नहीं थे। जीवन के अंतिम 12 वर्षों में मार्क्स को निरंतर बीमारी और रोगों से संघर्ष करना पड़ा। इसका मुख्य कारण यह था कि कैपिटल लिखने और श्रमजीवी आंदोलन के प्रचार कार्य में वे वर्षों तक लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय में बैठकर 16-16 घंटे अध्ययन करते रहे। इस प्रकार अमानुषीय परिश्रम के बावजूद कैपिटल महाग्रंथ को वे अपने जीवन काल में ही पूरा प्रकाशित नहीं कर पाए। हालांकि उनके दोस्तों ने उनको स्वास्थ्य सुधार के लिए माने कहीं बाहर जाने के लिए कहा, तो दोस्तों के आग्रह पर वह 2-3 बार कार्लसबाद जाकर रहे, जो यूरोप का प्रसिद्ध स्वास्थ्यकर स्थान है। सन 1877-78 में उनकी हालत में कुछ सुधार भी हुआ, पर पुनः कैपिटल के दूसरे भाग को छपाने लायक बनाने के लिए वे कठिन परिश्रम करने लगे, जिससे उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया। इन दिनों मार्क्स का प्रभाव इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में बराबर बढ़ता गया और अनेक सुप्रसिद्ध साम्यवादी नेता उनके सिद्धांतों का जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। मार्क्स के पक्ष में और विपक्ष में अनेक संस्थाओं की स्थापना की जा रही थी, पर जिस व्यक्ति के नाम पर यह सब किया जा रहा था वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसके जीवन काल में लोगों ने उसका मूल्य नहीं समझा। कैपिटल को लिखने में
मार्क्स ने 40 वर्षों का घोर परिश्रम किया, पर उन्हें इस पुस्तक का जो पारिश्रमिक मिला वह इतना थोड़ा कि एक साधारण मजदूर भी 40 वर्षों में उससे अधिक कमा लेता। परंतु मार्क्स जब तक जिंदा रहे, क्रांति का झंडा ऊंचा किए रहे और अन्याय पीड़ित श्रमजीवियों के अधिकारों के लिए सदैव लड़ते रहे। 14 मार्च 1883 को 65 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। उनके मित्र एंजिल्स सदैव उनके साथ रहे और उनकी देखभाल करते रहे। उसी ने मार्क्स के देहांत के पश्चात कैपिटल के शेष 2 भागों को ठीक करके उन्हें प्रकाशित भी कराया। मार्क्स के अंतिम संस्कार के समय एंजिल्स ने शोकाकुल होकर कहा, आज मनुष्य जाति जो है एक बड़े महत्वपूर्ण मस्तिष्क से रहित हो गई। मार्क्स ने अपनी योग्यता और शक्ति का उपयोग सदैव मानव जाति के हित में किया। वे स्वयं जीवन भर गरीबी में रहे, अभाव में रहे, पर उन्होंने करोड़ों दीनहीन व्यक्तियों के उद्धार का रास्ता खोल दिया। ऐसे ही परमार्थ में जीवन अर्पण करने वाले ऋषि और मुनि कहलाने के सच्चे अधिकारी होते हैं और अंत में ऐसे महान